लेसन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 17, पास पेपर 2015। हमारे पास सर्कल प्रॉपर्टीज़ है। सर्कल प्रॉपर्टीज़ का हर क्वेश्चन हम सेंटर से हम स्टार लेंगे। इससे पहले काफ़ी क्वेश्चन सर्कल प्रॉपर्टीज़ के टॉपिक में आप जाएं, उनकी वीडियोस देखें, तो वहाँ पर 26 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं। तमाम पास पेपर्स के क्वेश्चंस हैं और उन क्वेश्चंस में हमने हर क्वेश्चन सेंटर से स्टार्ट किया है। इसकी मेन टेक्निक यही है, आपने सबसे पहले सेंटर से रेडियस मार्क करना है। ओ ए रेडियस है, ओ सी भी रेडियस है, दोनों रेडियाई हैं और दोनों एक ये ए सी लाइन एक डायमीटर है क्योंकि ये सेंटर से पास कर रही है और ये मीट कर रही है सर्कल को बी पॉइंट पर। जहाँ ये मीट करेगी वहाँ हमेशा 90 डिग्री बनेगा। 90 डिग्री आपके पास ये आ गया। 90 डिग्री में से आपने करना यह है कि 62 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। सबसे पहला काम आपने ये करना है 90 माइनस 62, 90 माइनस 62 डिग्री, ये आपके पास एंगल आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 28 डिग्री। ये आपके पास एंगल 28 डिग्री यहाँ पर आ गया। अब उसके बाद इसमें ही आपने करना ये है कि ये एक टेंजेंट लाइन है। टेंजेंट लाइन हमेशा 90 डिग्री बनाती है रेडियस के साथ, और जब ये रेडियस के साथ 90 डिग्री बनाएगी तो हम इसमें x आसानी से निकाल सकते हैं। x निकालने के लिए हमें 90 में से 62 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू ऑफ x निकल आएगी। 90 में से सब्ट्रैक्ट करें 62 तो ये अब आपके पास 28, ये भी 28 ही आ रहा है हमारे पास x की वैल्यू ऑफ x हमारे पास फाइंड आउट हो गई विच इज़ 28। अब देखते हैं कि ये हमारे पास 62 है और ये 70 है। टोटल एंगल यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये एंगल बन रहा है 62 प्लस 70, 2 एंड 13, 132। अभी कोई कोऑर्डिनेटर यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि ये 5 साइडेड फिगर है। 1 2 3 4 5 4 साइडेड होगी तो फिर हमारे पास ये निकल सकता है। और ये 4 साइडेड इस तरह बन सकती है कि एक पॉइंट बी ले लें हम, और पॉइंट सी ले लें, पॉइंट डी ले लें और पॉइंट ई ले लें। ये एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है क्योंकि 4 पॉइंट्स जो हैं वो कॉर्नर के पॉइंट्स हमेशा इसके ऊपर सर्कल के ऊपर जब लाई करेंगे तो ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर होगी। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में ऑपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं और इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास 132 जो आंसर आया है उसे 180 में से आप इसको सब्ट्रैक्ट करें। 180 में से जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 8 रह गया और 7 4 रह गया, 48 डिग्री आपके पास ये एंगल आएगा। ये एंगल 48 डिग्री हमारे पास एंगल बन गया। यानी कि z की वैल्यू, पहले x वैल्यू ऑफ x निकाली थी हमने, वो थी 28 डिग्री, और अब हमने z की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, वो है 48 डिग्री। अब उसके बाद अगर हमारे पास ये टेंजेंट लाइन जैसे हमने निकाली थी, टेंजेंट लाइन में हमेशा 90 डिग्री होता है ये, और अब हम निकालते हैं y की वैल्यू निकालने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे इसको, ए बी ई लाइन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं जी। y इसका होगा हमारे पास, हम y की वैल्यू निकालेंगे। y की वैल्यू निकालने के लिए हमें पता है एंगल इन द सेम सेगमेंट प्रॉपर्टी है। ये आपके पास ए बी लाइन है एक सेगमेंट, और इसको मैं सेपरेट बनाने लगा हूँ। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। इसमें यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये सी पॉइंट है और सी पॉइंट पर एक एंगल बन रहा है विच इज़ 62 डिग्री, और सेम यही वर्टिसेस एक और जगह सर्कल पे मीट कर रहे हैं और वो सर्कल पे यहाँ मीट कर रहे हैं पॉइंट ई पर। जब ये पॉइंट ई पे मीट करेंगे तो यहाँ एक वाई एंगल बन रहा है, तो एंगल इन द सेम सेगमेंट, ये सेगमेंट जो है वो सेम सेगमेंट है। सेगमेंट इस तरह होता है, ये असल में हम इसे लाइन को सेगमेंट भी कहते हैं, और ये हमारे पास हिस्सा जो है वो सेगमेंट का है। इस सेगमेंट से देखा जाए तो एंगल 62 भी बन रहा है और एंगल वाई भी बन रहा है, इसलिए दोनों के एंगल सेम होंगे। वाई का आंसर भी 62 डिग्री ही होगा, तो हम इसे y को कह सकते हैं एंगल इन द सेम सेगमेंट। इससे सेम सेगमेंट से हमने y की वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली। ये आंसर y, x और z सब आंसर निकाल लिए हमने। आंसर पूछे थे हमारे पास x, y और z के। x का आंसर हमारे पास आया 28, 48 और 62। 28 ये है आपके पास 28 डिग्री, और नेक्स्ट आपके पास y की वैल्यू है 62 डिग्री और z की वैल्यू है आपके पास 48 डिग्री। ये हमने सारे आंसर्स यहाँ पर कैलकुलेट कर दिए हैं। अब नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में हमारे पास ये वैल्यू है, और क्वेश्चन नंबर 18 में आपको दे रखा है साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल।
साइड्स ट्राइंगल की गिवन है आर फॉर्म्ड बाय द ट्राइंगल स्ट्रेट लाइंस विद इक्वेशंस बता दी हैं. द रीजन इनसाइड द ट्राइंगल इज़ डिफाइंड बाय 3 इनइक्वालिटीज़. राइट डाउन दीज इनइक्वालिटीज़. इन तीनों इनइक्वालिटीज़ के आंसर्स आपने बताने हैं कि कौन कौन सी इनइक्वालिटीज़ हैं. वो इनइक्वालिटीज़ यहाँ पर आपने बतानी है. सबसे पहले तो हमें देखना है यहाँ पर कि भी हमारे पास वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास है 3 और x इज इक्वल टू 3 है अगर, तो ये वो लाइन होती है विच इज़ पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके पास x इज इक्वल टू 3 की लाइन है और ये लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है और परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है. इसलिए और रीजन जब इसके इनसाइड जाएंगे तो x राइट साइड पे हमेशा ग्रेटर होता है. जैसे ये 1 फिर 2 फिर 3 4 ऐसे. तो इसका मतलब ये हो कि x ग्रेटर दैन 3 फर्स्ट आपके पास आंसर आ जाएगा इन द रीजन. ये फर्स्ट इनइक्वालिटी हमारे पास आ गई. y इज इक्वल टू 6 एक ऐसी लाइन है विच इज़ पैरेलल टू x एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू y एक्सिस. दिस इज़ y इज इक्वल टू 6 क्योंकि ये लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है और परपेंडिकुलर टू y एक्सिस है. y एक्सिस के साथ 90 डिग्री बना रही है. जैसे ये लाइन एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर थी 90 डिग्री थी और इसमें हमारे पास x का आंसर होता है और यहाँ पर y आंसर होता है y इज इक्वल टू 6. अब y इज इक्वल टू 6 से नीचे है तो y इज इक्वल टू 6 से अंदर की तरफ जाना है, रीजन के अंदर जाना है. तो y तो जैसे जैसे नीचे आता जाएगा तो उसमें वैल्यू डिक्रीज़ करेगी. तो इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड इनइक्वालिटी आ गई y लेस दैन 6. और लास्ट वन हमारे पास ये है y इज इक्वल टू x प्लस 1/2. इसका मतलब कि ये एक इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन है क्योंकि इसमें m भी है और इसमें c भी है. c y इंटरसेप्ट है हाफ. इसका मतलब ये होगा ये जाके मीट करेगी y इंटरसेप्ट हाफ पे 0.5 पे. तो 0.5 पे मीट करेगी तो यही वो लाइन है जिसकी इक्वेशन हमारे पास गिवन है. ये रिकॉग्नाइज करना है आपने इन रूल्स से जो मैंने अभी आपको बताया है. अब हमें इनसाइड द रीजन जाना है तो इससे हम ग्रेटर ही लेंगे क्योंकि y ऊपर जाने पर ग्रेटर होता है. तो इसलिए y इज़ ग्रेटर दैन x प्लस 1/2. यही 3 इनइक्वालिटीज़ हमने निकालनी थी और हमारे पास आंसर आ गया. इसमें अगर हमें ये कहा जाए कि ये क्योंकि एक कॉन्टीन्यूस लाइन है तो इसलिए हम इसको डार्क लेते हैं, इसको इक्वल लेंगे और यहाँ पर भी इक्वल लेंगे और ये भी इक्वल लेंगे. अगर ये डॉटेड पे होता जैसे इस तरह से ए बी दिया हुआ है और आगे फिर डॉटेड पे जा रहा है और ये आपके पास ए है, यहाँ पर सी है और ये फिर डॉटेड पे आ रहा है तो फिर हमें इक्वल साइन नहीं लेंगे, जस्ट हम ग्रेटर और लेस के आंसर्स लेंगे. लेकिन क्योंकि ये कॉन्टीन्यूस लाइन है इसलिए हमें इक्वल भी लेना है साथ साथ. ये दोनों सारी लाइंस तीनों लाइंस कॉन्टीन्यूस हैं तो हम इसलिए ग्रेटर और इक्वल दोनों हम इसके आंसर्स में लेंगे. नेक्स्ट है द पॉइंट 4 के वेयर के. हम तीनों आंसर्स यहाँ पर लिख देते हैं. x इज़ ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 3, y इज़ लेस दैन एंड इक्वल टू y लेस दैन एंड इक्वल टू था 6 और the last one is y greater than and equal to x plus 1/2. The point part B, the point 4k where k is an integer lies inside the triangle. Find the value of 4k. हमें 4k की वैल्यू रिक्वायर्ड है क्योंकि ये इनसाइड द रीजन लाई कर रहा है. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास अगर इनसाइड लाई कर रहा है तो फिर वहाँ तो y लेस दैन और इक्वल टू 6 था और इसमें y की वैल्यू हमारे पास k है. तो इसका मतलब ये हुआ कि k लेस दैन एंड इक्वल टू 6 है. एक तो ये इसका बन गया. दूसरे नंबर पे हमारे पास एक इनइक्वालिटी थी y इज़ ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू x प्लस 1/2 और y इसमें हमें पता है कि वो तो हमारे पास y की वैल्यू तो k है. पॉइंट इसमें लगा देते हैं, y की जगह k है और x की जगह पे 4 है. तो हम ये अगर वैल्यूज़ लगाते हैं तो हमारे पास आंसर आता है k इज़ ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 9/2 यानी कि 4.5 से ये ग्रेटर और इक्वल है, 6 से लेस है और इक्वल है. और एक और हमारे पास था वो था x की वैल्यू थी हमारे पास 3, x इज़ ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 3. अब यहाँ पर भी x की वैल्यू लगाते हैं, 4 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 3. ये तो ट्रू है कि 4 तो इससे ग्रेटर होता है, ये ट्रू है. लेकिन हमारे पास जो आंसर्स हैं वो ये दो हैं जिससे निकल सकते हैं. k की वैल्यू हमारे पास आ गई, k की वैल्यू लेस दैन एंड इक्वल टू 6 है और दूसरा हिंट आपके पास है k ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 4.5.
तो इन बिटवीन दीज टू एक ही इंटीजर है और वो इंटीजर है आपके पास 5, क्योंकि उसने कहा था इंटीजर के एक इंटीजर है। तो इंटीजर बिटवीन 4.5 एंड 6, अगर आप इसको एक दफ़ा इस तरह लिख लेंगे तो ज़्यादा आसान हो जाएगा कि के का आंसर 4.5 से ग्रेटर है और लेस दैन एंड इक्वल टू 6 है, तो वो एक ही आंसर है, वो है 5। तो के इज़ इक्वल टू 5 एक ऐसा इंटीजर है जो लाई करता है इन बिटवीन दीज टू। लास्ट मैंने इसलिए आपको सॉल्व करके दिए ताकि आपको पता चले कि ये भी इनइक्वालिटी थी, लेकिन इसमें हमारे पास कोई अननोन नहीं है। सिर्फ यहाँ पर हम ये चेक कर सकते हैं कि ये वेदर इट इज़ ट्रू और फॉल्स। तो ये ट्रू है, 4 ग्रेटर दैन 3 होता है, तो हमारे पास आंसर आ गया के का, और वो के का आंसर है 5। ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में देखते हैं हमें क्या चाहिए है। क्वेश्चन नंबर 19 पहले हम कोशिश करते हैं कि इसको, ये सामने हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 आ गया। ऑल द एंगल्स ऑफ पॉलीगन आर आइदर 155 डिग्री और 140 डिग्री। देयर आर ट्वाइस एज मैनी एंगल्स ऑफ 155 एज 140। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन। नंबर ऑफ साइड्स हमें निकालनी है पॉलीगन की, कि वो पॉलीगन की नंबर ऑफ साइड्स क्या हैं। अब हम इसे सबसे पहले इस तरह करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 19 में वो ये कह रहा है कि ऑल द एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन आइदर 155 डिग्री और 140, या तो ये इसका है या इसका कोई एक एंगल होगा। देयर आर ट्वाइस एज मैनी एंगल्स ऑफ 155 एज 140, यानी कि अगर 140x है तो फिर इसका मतलब है कि ये 2x है, और टोटल आपके पास नंबर ऑफ साइड्स बन जाएंगी 3x, यानी कि n की वैल्यू आपके पास 3x आ जाएगी। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन्स। तो हमने n निकालना है। n निकालने के लिए हमें सबसे पहले x की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ पर सपोज कर लेंगे पहले, लेट नंबर ऑफ एंगल्स दैट आर 140, और वो आपके पास है x, और वो हम उसके पास टोटल वैल्यू इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन है n-2 इंटू 180। वो स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमने ऊपर बता दिया है। और 2 टाइम्स x वो है 155 वाले, और प्लस x है 140 वाला। इसको हम x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और वहाँ पर हमने 3x ले चुके हैं। वैल्यू ऑफ n हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, विच इज़ 3x इंटू 180 इज इक्वल टू 155 मल्टीप्लाई बाई 2 बनेगा 310x 140x एज इट इज़। इसे ओपन कर देते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 540x बनेगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 360, ब्रैकेट ओपन कर दिया है। 310x प्लस इनको ऐड कर देते हैं, ये ऐड करने पर हमारे पास बन जाएगा 450x आपके पास ये आ जाएगा। और लेफ़्ट साइड पे हम इसको ले आते हैं, 540x माइनस 450x इज़ इक्वल टू 360 डिग्री। अब हम इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करने पर ये वैल्यू आएगी 10x, और राइट पे आएगा 360 10 नहीं सॉरी 90 आएगा, और ये राइट 90 आएगा, और 360 90 पे डिवाइड कर दें इसको, तो ये आपके पास आ गया 4। x की वैल्यू आपके पास 4 निकला ही है। x की वैल्यू 4 आ गई है, तो नंबर ऑफ साइड्स आसानी से निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ साइड्स आएंगी 3x, मीन्स आपके पास 3 टाइम्स 4 मीन्स 12। देयर आर 12 साइड्स। ये था इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 19 का, और ये हम यहाँ पर 12 साइड्स इसकी यहाँ पर लिख देते हैं। 12 साइड्स आ गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 को थोड़ा सा डोमेन को इसकी सही करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 20 है, द मैसेज ऑफ 400 गुड्स वर मेजर्ड, द रिजल्ट्स आर शोन इन द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ में उसने बता दिया है कि ये इसका है, लेकिन इसको अब हम देखते हैं कि हमें इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है हमारी। तो सबसे पहले आप इसको लाइन जो है वो मार्क करनी पड़ेंगी आपको, और फिर उसके बाद ये आगे चलेगा। क्वेश्चन नंबर इसमें पार्ट ए है, वो कह रहा है यूज़ ग्राफ टू फाइंड द मीडियन फाइंड आउट करना है। मीडियन आपके पास कैलकुलेट करने के लिए, यानी कि 50% ऑफ दी
टोटल डाटा। 50% से आपके पास मीडियन निकालना है, तो मीडियन निकालने 72 है, 72 और ये है 58। 58 से स्टार्ट हो रहा है 72 तक, टोटल माइनस करके देखें कि वैल्यू क्या आ रही है। ये आती है जी 50% निकालने के लिए आप इसमें से 72 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, 72 माइनस 58, ये आपके पास वैल्यू आएगी 4 और 6 1 14, 14 का हाफ ले लें और ये बन जाएगा आपके पास 7। 7 इसमें ऐड कर देंगे 58 में, 65, ये 65, ये 64 है। यानी कि ब्लॉक्स काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 के करीब हैं और 10 में 2 आ रहे हैं और वैल्यू यानी कि 10 में 2 ब्लॉक्स आगे इंक्रीज करते हैं। 5 का 5 इक्वल टू 1 है, 5 इक्वल टू 1, तो हमें यहाँ पर ऐड करना है 1 ही, तो 5 ब्लॉक्स और ऐड कर देते हैं, 1 2 3 4 5, ये आपके पास 5 है, इस जगह पर 65 है। 65 से आपने इस लाइन को आपने ऊपर ले जाना है और ये बन जाएगी आपके पास लाइन यहाँ से इस जगह पे 65 65 और इसको हमने लेफ़्ट पे लेकर आना है। ये मार्क जारी है, यहाँ आ रही है। वन टू थ्री फोर 5, ये मार्क है। ये अब हम ज्वाइन करते हैं इसके साथ, ये तकरीबन ये लाइन यहाँ मीट करेगी और ये है, तो ये हमारे पास मीडियन इसका आ रहा है 65। नेक्स्ट है 30th परसेंटाइल। 30th परसेंटाइल मीन्स 30/100 और टोटल हमारे पास थे 400। 30/100 मल्टीप्लाई बाय 400, 30/100 मल्टीप्लाई बाय 400, ये मल्टीप्लाई कैंसिलेशन कर दें, 12 120 120, तो 120 का अब हम देखते हैं कि 120 से यहाँ पर नीचे कहाँ तक आता है ये ग्राफ, तो 30th परसेंटाइल आएगा। 100 है, 110 है, 10 का मतलब ये हुआ कि 2 ब्लॉक्स हम ले लेते हैं इसके, ये है 120 और इस लाइन को हम इसको यहाँ से लेकर आते हैं, ये लाइन यहाँ पर आएगी और ये तकरीबन 64 इसका 30th परसेंटाइल आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास कि वो कह रहा है कि द नंबर ऑफ गोट्स हुज मैस इज़ मोर देन 66 kg, मोर देन 66 kg, 66 kg से अबव को हम देखते हैं वो कितना बनता है, और वो 66 kg पे हम यहाँ पर देखते हैं 66 kg पे हम देखते हैं कि ये कहाँ मीट कर रहा है, ये 66 है और ये यहाँ पर हम देखते हैं कि 66 kg जो है वो हमारे पास वैल्यू क्या आती है 66 से, यहाँ पर हम मीट करते हैं 66 को और ये हमारे पास तकरीबन 1 2 3 4 240 पे जाके ये मीट करेगी लाइन। इनको ज्वाइन कर देना आपने ऐसे और नीचे से यहाँ से आपने 66 से ज्वाइन कर देना है, तो ये 66 और 240 को इनको आपने ज्वाइन कर देना है, वैल्यू आपके पास नेक्स्ट आ जाएगी। ये है 240 पे मीट कर रहा है और टोटल है 400, क्योंकि ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में आप पिछली वैल्यू ऐड करके चलते हैं तो हमें इन बिटवीन दीज टू वैल्यूज़ चाहिए, तो अब इसका मतलब है कि नंबर ऑफ कोड्स आपके पास बनेंगी 400 माइनस 240, 400 माइनस 240, इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करने पर आंसर आ रहा है 160।
ये आपके पास वैल्यू आ गई है। और वो कहता है इट वाज नोटिस्ड लेटर दैट द स्केल्स यूज्ड वर faulty and that the true reading should all be 2 kg more. On the grid above, draw the true cumulative frequency. तो अब 2 kg को इंक्रीज़ करके तो हमारे पास नेक्स्ट आपने अब बनानी है। और नेक्स्ट ज़ाहिर है ये पहले 60 से स्टार्ट हुई थी और ये 60 से स्टार्ट हुई है, ये देखें यहाँ पर ये 60 से स्टार्ट हुआ है। तो अब 2 kg और ऐड कर दें तो ये 62 से स्टार्ट होगा, 62 से स्टार्ट होगा और पहले 64 था तो ये 66 पे नेक्स्ट पॉइंट आएगा। इस तरह से ये मूव करता हुआ आपके पास ये ग्राफ जो है इसी तरीके से ये ग्राफ इंक्रीज़ होगा और इसी तरीके से ये आगे ऐसे चला जाएगा। अगर वो कह रहा था कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को आप बनाएं। ये था हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 20 था। नेक्स्ट अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 21 है। 21 लोकस का है, लोकस अब नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 में हमें वही कह रहा है कि आपने इसमें से पी पॉइंट आपके पास गिवन है, पी पॉइंट है 1-3 और क्यू पॉइंट आपके पास गिवन है विच इज़ 7-2। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। मिड पॉइंट निकालने का हमारे पास फार्मूला एक होता है और फार्मूला है x1 मिड पॉइंट हम निकालना, हमने x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ये फार्मूला है। फर्स्ट वैल्यू आपके पास पॉइंट है 1-3, इसका नाम है p और सेकंड पॉइंट का नाम आपके पास है q और वो है 7-2। फर्स्ट का नाम आप रख सकते हैं x1 y1 और सेकंड को आप सपोज कर सकते हैं x2 एंड y2। अब इन्हें हम इस पे फार्मूला हमें याद है वो लिख लिया हमने। अब इन्हें हम सिर्फ वैल्यूज़ को लगाते हैं। 1 + 7 डिवाइडेड बाई 2 एंड -3 + 2 डिवाइडेड बाई 2। रिज़ल्ट आ गया आपके पास 8/2 मीन्स 4 और ये आ गया -1/2 यानी कि 0.5 -0.5 4 कॉमा -0.5 ये इसका आंसर है। 4 -0.5 ये आपके पास मार्क का क्वेश्चन था। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रेडियंट ऑफ पी क्यू। तो ग्रेडियंट निकालने का फॉर्मूला है ग्रेडियंट को हम एमसीडी नोट करते हैं। फार्मूला होता है इसका y2 - y1 ओवर x2 - x1। ये फार्मूला है। इस फार्मूले को हम इस पे लगाते हैं और आंसर हमारे पास आ जाता है y2 - y1। y2 इसमें हमारे पास y2 था 2 -3 2 -3 और x2 है आपके पास 7 7 -1। अब आपके पास ये वैल्यू बन गई। इसको हम ठीक कर देते हैं -1। 2 + 3 5 हो जाएगा और 7 - 1 6 हो जाएगा। 5/6 5/6 इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। ये 5/6 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है पार्ट नंबर सी। पार्ट नंबर सी में वो कह रहा है द लाइन एल विद इक्वेशन 2x - 5y = k पासिस थ्रू द पॉइंट क्यू। क्यू के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं और वो क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं 7 और 2। ये लाइन हमारे पास दे रखी है और हम इसको ऐसा करते हैं क्योंकि ये लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है, क्यू से पास कर रही है, तो लाइन की इक्वेशन हम इस पॉइंट पर देखते हैं कि वो क्या है। 2x - 5y = k एट पॉइंट क्यू। क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं 7 2। जहाँ जहाँ x है वहाँ 7 लगाएंगे, जहाँ y है वहाँ पर 2 लगाएंगे। ये आ गया 7 - 5 × 2 = k। 14 - 10 = k। आपके पास आ गया ये 4। आंसर वैल्यू निकलाई k की 4। ये k = 4 हमारे पास वैल्यू आ गई है। और नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट में वो कह रहा है कि एक लाइन दे रखी है विच इज़ पैरेलल टू l। ये लाइन l के पैरेलल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू आपने निकालनी है, वैल्यू ऑफ a निकालनी है। अगर ये पैरेलल है तो फिर तो हम पहले इसकी इक्वेशन हमारे पास ऊपर l दे रखी थी, ये लाइन l है, ये लाइन l है और इस लाइन की इक्वेशन पहले हम यहाँ नीचे लिखते हैं 2x - 5y = k और k की वैल्यू भी इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं विच इज़ 4। ये हमने इसमें लगा दी।
और ये लाइन आपके पास आ गई है। लेकिन हम इसमें ऐसा करते हैं कि पहले सबसे पहले y को सब्जेक्ट बनाते हैं, 5y उधर चला जाएगा और 4 लेफ़्ट पे आ जाएगा, और 5 से हम डिवाइड कर देंगे 2/5, x माइनस 4/5। अब हम इसे कंपेयर कर लेते हैं, m डैश x प्लस c डैश। m डैश इसका ग्रेडियंट निकलाया विच इज़ 2/5, क्योंकि x का कोफिशिएंट यहाँ m डैश है, यहाँ भी x का कोफिशिएंट 2/5 है। ये आपके पास ग्रेडियंट निकलाया है ग्रेडियंट ऑफ l, ग्रेडियंट ऑफ l। ग्रेडियंट ऑफ l आ गया क्योंकि लाइन जो हमारे पास दे रखी है वो है x प्लस ए वाई इक्वल्स टू 3, और ये लाइन l है। दोनों लाइंस पैरेलल हैं। जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनके कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म ये होती है कि इनके ग्रेडियंट्स आपस में इक्वल हैं। तो सिंस द लाइंस आर पैरेलल, since the lines are parallel, लाइंस पैरेलल हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म के मुताबिक ग्रेडियंट्स इक्वल हैं, और ये ग्रेडियंट आपके पास है 2/5। और जबकि m निकालते हैं, m यहाँ से हम फाइंड आउट करते हैं स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है हमारे पास x प्लस ए वाई इक्वल्स टू 3। हम a को बनाते हैं, y को बनाते हैं सब्जेक्ट, x को राइट पे ले जाते हैं और a से डिवाइड कर देते हैं, -1/a x प्लस 3/a। आप यहाँ पर कंपेयर करके देख लें, यहाँ से m आपके पास आसानी से निकलाएगा। m का आंसर आ रहा है -1/a, तो ये वैल्यू आप यहाँ लगा देंगे -1/a, क्योंकि दोनों के ग्रेडियंट्स आपस में इक्वल थे, इसलिए हमने इसमें से आसानी से a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं विच इज़ 5/2। a का आंसर आ गया। लाइंस पैरेलल थी, पहले हमने फर्स्ट इसका ग्रेडियंट निकाला था और फिर हमने इसका ग्रेडियंट निकाला है। दोनों के ग्रेडियंट्स आपस में इक्वल कर लिए क्योंकि लाइंस जो हैं वो पैरेलल हैं, और इस तरह से हमारे पास a का आंसर निकलाया। a का आंसर आपके पास -5/2 या फिर -2.5, ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ गया है प्रोबेबिलिटी का। क्वेश्चन नंबर 23 है, अ फेयर 4-साइड स्पिनर इज नंबर्ड 1 2 3 4, ए स्पिन्स इट वंस, ही गेट्स हिज स्कोर बाय डबलिंग द नंबर ऑब्टेन्ड, कंप्लीट द टेबल। नंबर को डबल करता है और फिर आपके पास इसका टेबल बताना है। 2 एक दफ़ा जब उसे करेगा तो आउट ऑफ 4 1/4 इसकी प्रॉबिलिटी होगी। नेक्स्ट इसमें भी 1/4 क्योंकि 4 भी 1 टाइम ही आया है। 6 हमारे पास, अच्छा इसमें हाँ वो कह रहा है कि इसको डबल कर रहा है, तो डबल में आपके पास वैल्यू जो आ रही है